हाय दोस्तों, द राइजिंग फार्मासिस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। अगर हिंदी में डी फार्मा के नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल सब्जेक्ट की नोट आपको मिल जाएगी, वो भी एकदम इजी भाषा में। तो आज हम देखने वाले हैं फार्मेसी एथिक्स एंड लॉ, डी फार्मा सेकेंड ईयर का ये है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर देखेंगे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें कि अगर आपको नोट्स चाहिए ये वाली प्रॉपर पीडीएफ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, यस लिख के भेज दें। हम आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे, ऑल सब्जेक्ट की एकदम फ्री में, हम कोई चार्ज इसका नहीं लेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में, जो कि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, मतलब जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ चैप्टर 1 है। ये होता क्या है? सबसे पहला जो लॉ होता है, लॉ देखते हैं। लॉ मतलब कानून। देखो, लॉ एक ऐसा महत्वपूर्ण टूल है जो समाज में ऑर्डर, जस्टिस और डिसिप्लिन बनाए रखता है और सभी इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और सभी को एक समान लीगल फ्रेमवर्क देता है। मतलब ये है कि कानून सभी के लिए सेम होता है, चाहे वो अधिकारी हो या सामान्य व्यक्ति हो। कोई व्यक्ति अपने से खुद ऑर्डर नहीं पास कर सकता। सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए, सब डिसिप्लिन में रहेंगे, सब कानून के दायरे में रह के काम करेंगे। ये होता है हमारा कानून। अब देखते हैं फार्मास्यूटिकल लॉ, यानी जो हमारे फार्मेसी में यूज होता है वो कैसा लॉ होता है। तो इसको हम समझते हैं एकदम आसान भाषा में। तो फार्मेसी लॉ फार्मेसी से जुड़े कानूनों, नियमों और इथिकल गाइडलाइन का अध्ययन करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि दवाओं, ड्रग्स एंड मेडिसिन का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज सुरक्षित और कानून के अनुसार हो। तो फार्मास्यूटिकल लॉ ये होता है कि फार्मेसी से जुड़े, मतलब यानी कि अगर हम कोई भी दवा दे रहे हैं तो उसका लिखित हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि दवा का प्रोडक्शन, दवा कैसे बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बांटेंगे, जब तक ट्रायल नहीं होगी तब तक हम दवा को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और सुरक्षित यूज, यानी जो दवाएं जैसे नारकोटिक्स हैं तो उनका हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। प्रॉपर 3 वर्ष तक जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नारकोटिक दवाएं नहीं बेच सकेंगे, जो कि हमारे फार्मेसी कानून में है। ठीक है, ये होता है फार्मास्यूटिकल लॉ, यानी फार्मेसी लॉ। मतलब फार्मेसी से रिलेटेड जितने कानून हैं वो आता है फार्मेसी लॉ में। अब पहला पॉइंट है पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। देखो, इसका मोटिव क्या था? पेशेंट को सेफ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन मिले। मतलब ये कानून बनाने का मेन मकसद यही था कि हर पेशेंट को सेफ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन मिले। और लॉ क्या होता है? कोई भी एडल्ट्रेटेड, स्पूरियस या मिस ब्रांड ड्रग मार्केट में ना आए। देखो, एडल्ट्रेटेड मतलब खराब, स्पूरियस मतलब नकली, या मिस ब्रांड ड्रग मार्केट में ना आए। मिस ब्रांड ये होता है जैसे कि आज के टाइम पे बिसलेरी का ही एग्जांपल लेके देख लो, कितने सारे नाम से आता है। मतलब एक नाम फेमस हो गया तो मीनिंग मिसमैच करके उसे मार्केट में उतार देते हैं। तो ये हमारे ड्रग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए फार्मेसी में ये कानून बना जिसको बोलते हैं लॉ। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। मतलब इसको संभालने के लिए बना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो 1940 में इंश्योर था। क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन की गुणवत्ता को देखने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना, वो भी 1940 में बना था। अब अगला क्या है, अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है रेगुलेटरी कंप्लायंस। देखो, ये क्या होता है? सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मासिस्ट और ड्रग सेलर को गवर्नमेंट रेगुलेशन फॉलो करना ज़रूरी है। देखो, सभी फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये नहीं कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी अच्छी है तो वो गवर्नमेंट रूल ना फॉलो करे। चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या ना हो, उनको गवर्नमेंट रूल फॉलो करना होगा। अगर नहीं करेंगी तो वो दवाएं मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती हैं। ये होता है रेगुलेटरी कंप्लायंस। एग्जाम्पल देख लो इसका, फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही दवाएं डिस्पेंस कर सकते हैं।
जैसे हम फार्मासिस्ट हैं तो केवल बी फार्म या डी फार्म करने के बाद हम दवा डिस्पेंस नहीं कर सकते जब तक प्रॉपर हमारा स्टेट पीसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक हम दवा डिस्पेंस नहीं कर सकते। या तो आम जनता दवा डिस्पेंस नहीं कर सकती। डिस्पेंस मतलब पेशेंट को दवा देना होता है। तो जब तक हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बनेंगे तब तक हम दवा डिस्पेंस नहीं कर सकते। ये होता है हमारा कानून, रेगुलेटरी कंप्लायंस। देखो इसमें फार्मासिस्ट क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो दवा डिस्पेंस करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, जिसे इथिक्स बोलते हैं, वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी नैतिकता। देखो मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अगर हम दवाएं बांट रहे हैं पेशेंट को, तो उसके लिए हमें प्रॉपर डी फार्मा या बी फार्मा होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए, तभी हम दवाएं दे सकते हैं। अब इसमें ला क्या आता है, कानून। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इंश्योर द प्रॉपर ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन। इसमें ये कानून बना कि मतलब जो पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है वो सिलेबस निर्धारित करता है कि कितने वर्ष का, कितने सेमेस्टर का होगा, इंटर्नशिप यानी ट्रेनिंग कहाँ होगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा। ये हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया देखते हैं, जो कि सेंट्रल में बैठते हैं यानी केंद्र सरकार में रहते हैं ये। अब इथिक्स क्या होता है ये देखते हैं। फार्मासिस्ट को पेशेंट काउंसलिंग और इथिकल प्रैक्टिस का पालन करना अनिवार्य है। तो फार्मासिस्ट को पेशेंट काउंसलिंग मतलब होता है कि पेशेंट को दवा देने से पहले उसकी बैक हिस्ट्री अच्छे से जान लें और दवा देने के बाद उसको समझा दें कि कौन सी दवा कितनी टाइम लेनी है, उसका साइड इफ़ेक्ट बता दें। तब जाके ये हमारा इथिक्स मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि पेशेंट को दवा देने से पहले उसको हम बता दें कि ये दवाएं कितनी टाइम लेनी है और कैसी लेनी है। ये होता है इथिक्स। अब आते हैं इसके हिस्ट्री पे चलते हैं, ठीक है। इसका कुछ इतिहास रहा होगा तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो 1811 में मिस्टर बथगेट ओपन फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन इंडिया। जो मिस्टर बथगेट साहब थे उन्होंने सबसे पहले केमिस्ट शॉप ओपन किया था भारत में। सेकेंड 1901 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने एस्टेब्लिश बंगाल, सॉरी इसे एल बना ले, जो एन है इसे एल बना लेना। एस्टेब्लिश्ड बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क एज अ स्मॉल फैक्ट्री इन कलकत्ता। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने 1901 में बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल के नाम से एक स्मॉल फैक्ट्री ओपन की थी, वो कलकत्ता में। अब अगला देखते हैं। प्रोफेसर टीके गजर स्टार्ट एट स्मॉल फैक्ट्री एट परेल मुंबई। 1930 में प्रोफेसर टीके गजर साहब ने स्मॉल फैक्ट्री ओपन की थी मुंबई के परेल में, जो कि अब इसे एलेम्बिक फार्मा के नाम से जाना जाता है, वो भी बड़ौदा में है। 1907 में यह हुआ था एलेम्बिक फार्मा। अगला देख लेते हैं। 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.एन. घोष। मतलब इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई डॉक्टर बी.एन. घोष के चेयरमैनशिप में, जिसे फार्मेसी एक्ट 1948 के नाम से जाना जाता है। ये भी कलकत्ता में हुआ था। देखो जिसे इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कॉन्स्टिट्यूट, इसे अब फार्मेसी एक्ट 1948 के नाम से जाना जाता है। अब अगला देखते हैं। द इंडियन मर्चेंडीज एक्ट 1889 एंड द सी कस्टम एक्ट 1878। मर्चेंडीज मतलब होता है समुद्री रास्ते से जो दवाएं इंपोर्ट होती हैं उनको प्रॉपर जांचें
जो मेंबर होते हैं उसमें भी इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एंड इंडियन मर्टेंसीज एक्ट 1889 एंड द सी कस्टम एक्ट 1878। देखो इसमें जो इसका रूल प्रॉपर ये है कि जो समुद्री रास्ता से दवा इंपोर्ट हो उसे कस्टम एक्ट 1878 के तहत जितने भी मेंबर हैं उनको प्रॉपर वेरीफाई करें, यानी प्रॉपर वो ट्रायल में क्लिनिकल ट्रायल हुई हैं या नहीं उन मेडिसिन की आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले। देखो कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट देख लेते हैं, जैसे ओपीएम एक्ट क्या होता है, पॉइजन एक्ट क्या होता है, डेंजरस एक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले ओपीएम देखते हैं। ओपीएम एक्ट 1878 एंड 1857। ये क्या होता है? ओपीएम मतलब अफीम होता है। अफीम की खेती और व्यापार के लिए लाइसेंस प्रणाली शुरू करना। मतलब हम ओपीएम की खेती करते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होगा, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पॉइजन एक्ट 1919। यह कानून जहरीले पदार्थ की बिक्री और परिवहन को नियंत्रित और इनका दुरुपयोग ना हो, इसीलिए ये पॉइजन एक्ट 1919 बना। ठीक है, 1919 बना। मतलब जैसे जहरीले पदार्थ काफ़ी जैसे सल्फास आता है तो ये बैन हो, जितनी भी जहरीले दवाएं हैं, पदार्थ हैं, वो सब प्रॉपर नियंत्रित में रहे, ना कि कोई दुरुपयोग करके इसको ज़बरदस्ती किसी को खिलाए, ये नहीं हो सकता, इसीलिए ये बना पॉइजन एक्ट। अब डेंजरस एक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं, जो कि 1930 में बना। कंट्रोल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग। देखो डेंजरस एक्ट जो है वो कंट्रोल कर